हेलो विद्यार्थियों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम काव्य दोष के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। काव्य दोष किसे कहते हैं? हमने अपने पिछले वीडियो में गुण के बारे में जानकारी प्राप्त की थी और इस बात को जाना था कि काव्य रस के आस्वादन में जिनके कारण बढ़ोतरी होती है या काव्य रस को प्राप्त करने में आसानी होती है, वह काव्य गुण माने गए थे। यहाँ हम काव्य दोष की चर्चा करेंगे जो ठीक इसका विपरीत है। काव्य दोष उन बातों को कहते हैं जो काव्य रस के आस्वादन में अर्थात काव्य का आनंद लेने में बाधा पहुंचाती है और काव्य के रस को हानि भी देती है, अर्थात उसकी हानि भी करती है। जब बाधा पहुंचेगी तो काव्य रस प्राप्त नहीं होगा और जब काव्य रस प्राप्त नहीं होगा तो उसको बाधा पहुंचेगी। यह सीधी सीधी सी बात है। इसीलिए कवियों ने कहा है कि उन्हें अपनी रचना में काव्य दोषों से बचना चाहिए और ऐसा ही परामर्श आचार्यों के द्वारा भी कवियों को दिया गया है। अग्नि पुराण के रचयिता ने भी कविता को निर्दोषा दोष वर्जितम कहकर दोषों से बचने की आवश्यकता बतलाई है। जैसे कोई बहुत सुंदर भोजन हो, बहुत स्वादिष्ट भोजन होता है, पर यदि उसमें कंकड़ आ जाता है तो भोजन का सारा आनंद समाप्त हो जाता है। ठीक इसी तरह से काव्य चाहे बहुत अच्छा हो पर उसमें कोई दोष आ जाए तो काव्य के समस्त आनंद को वह दोष समाप्त कर देता है। संस्कृत के आचार्यों ने इसके जो लक्षण दिए हैं उसमें हम सर्वप्रसिद्ध लक्षण जो विश्वनाथ का है वह विश्वनाथ का लक्षण देखते हैं। उन्होंने कहा है रस अपकर्षा दोषा, रस का अपकर्ष करने वाले अर्थात काव्य के आनंद को हानि पहुंचाने वाले दोष कहलाते हैं। मम्मट ने भी अपना मत दिया है। उन्होंने कहा है मुख्यार्थ हतिर दोष है, अर्थात काव्य के मुख्य अर्थ अर्थात रस की हानि ही दोष है। उद्वेग जन को दोष कहकर जयदेव ने भी इसे परिभाषित किया है और कहा है कि उद्वेग को उत्पन्न करने वाली बात दोष है। इस तरह से अनेक आचार्यों ने दोष को परिभाषित करने का प्रयास किया है। अब बात आती है कि दोष के भेद कितने हैं। क्या दोष एक ही प्रकार के होते हैं या फिर दोष भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं? तो जब काव्य के अंतर्गत हम दोष की चर्चा करते हैं, दोष का संधान करते हैं, तो हमें 3 प्रकार के दोष काव्य के अंतर्गत मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं। पहला दोष होता है शब्द दोष, जिसे हम पद दोष भी कहते हैं। दूसरा वाक्य दोष और तीसरा होता है अर्थ दोष। हम क्रम से इन तीनों को उदाहरण सहित यहाँ समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं शब्द या पद दोष। यह दोष काव्य के अंतर्गत उस स्थिति में माना गया है जब किसी शब्द में दोष हो, और जब शब्द में कोई दोष होता है तो उस शब्द को थोड़ा सा बदल देने से या फिर उसका पर्यायवाची शब्द रख देने से शब्द दोष दूर हो जाता है। हम यहाँ पर एक उदाहरण से इस चीज को समझते हैं। खिले फूल सब गिरा दिया है, यह एक लाइन है काव्य की। खिले फूल सब गिरा दिया है। आपको सुनने में भी थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा। जब हम एक वचन का प्रयोग करते हैं तो दिया है, गिरा दिया है शब्द का प्रयोग करेंगे, और जब हमने कहा खिले फूल तो खिले शब्द से हमें यह बोध हो रहा है कि ये अनेक फूलों के लिए कहा जा रहा है, खिला नहीं प्रयोग किया है। तो जब खिले फूल हैं अर्थात बहुत सारे फूल हैं तो गिरा दिया है, उसके साथ एक वचन नहीं लगेगा, बहुवचन लगेगा। इसलिए यहाँ पर जो दोष है वह शब्द दोष या पद दोष होगा। यदि इसमें गिरा दिया है के स्थान पर गिरा दिए हैं कर दिया जाए तो वह दोष स्वतः ही दूर हो जाएगा। इससे ये साबित होता है कि शब्द दोष को दूर किया जा सकता है। दूसरा दोष है वाक्य दोष। यह वह दोष होता है जो वाक्य के अनेक अर्थात एक से अधिक शब्दों में या वाक्य की रचना में ही होता है। जब इस तरह का दोष होता है तो वाक्य के उन शब्दों को बदल देने से या वाक्य की जो रचना है उसे बदल देने से वह दोष भी दूर हो जाता है। हम एक उदाहरण इसका भी यहाँ पर देखते हैं। मंदिर अरध अवधि हरि बदी गए, हरि आहार चली जात। यहाँ पर
जो शब्द प्रयोग किए गए हैं उन शब्दों का अर्थ सहज में समझ नहीं आ रहा है। मंदिर अर्थ अवधि हरी बदी गई, हरी आहार चली जात। नायिका कह रही है मंदिर अरध अवधि बदी गए, अवधि अर्थात समय, बदी गए कह गए थे। हरि मतलब श्री कृष्ण अवधि बताकर गए थे जब गए थे कि वो कब तक आएंगे। मंदिर अरथ, मंदिर अरथ का अर्थ हमें शीघ्र समझ में नहीं आता। वो यहाँ कहना चाहती मंदिर अरथ अर्थात जो 1 मास का समय है उसके आधा अर्थात 15 दिन। जब हम इतना अर्थ निकालेंगे, जब हमें पता चलेगा जो कठिन है। कहकर गए थे हरि आहार चली जात, वो कहते हैं हरि का आहार चली जात बीत गया है। हरि का आहार अर्थात सिंह का आहार अर्थात मास। तो 1 मास बीत गया है, 15 दिन की कहकर गए थे परंतु 1 मास बीत गया है। यह जो इन दोनों शब्दों का अर्थ है मंदिर अरथ और हरि आहार, उनका अर्थ हमें सहज में ही समझ में नहीं आता। इसलिए यहाँ पर दोष है वह क्लिष्ट दोष है और यह यदि इन शब्दों को बदल दिया जाए तो दूर भी हो सकता है। तीसरा दोष हम देखते हैं। तीसरा दोष है अर्थ दोष। जो दोष अर्थ से संबंध रखता है वह अर्थ दोष कहलाता है। यही कारण है कि अर्थ दोष शब्द या शब्दों को बदल देने से, उनके पर्यायवाची रख देने से भी बना रहता है। जबकि पिछले दोष हमने देखे हैं वह शब्द या वाक्य को बदल देने से समाप्त हो जाते हैं, पर चूंकि यह अर्थ में है इसलिए अर्थ दोष शब्द को बदल देने पर भी समाप्त नहीं होता। हम एक उदाहरण इसका देखते हैं। दृश्य बड़ा था, चारु मंजू सुंदर मनमोहन। कोई दृश्य है, उस दृश्य के बारे में बताया जा रहा है और वह कह रहे हैं वो बड़ा चारु था। अब चारु का जो अर्थ होता है वही अर्थ है मंजू सुंदर और मनमोहन का। तो यहाँ पर एक ही अर्थ को देने के लिए अनेक शब्दों का प्रयोग किया गया है। इसलिए जो दोष है वह पुनरुक्ति दोष यहाँ पर है। यदि इन शब्दों के पर्याय बदल दें तब भी वह दोष समाप्त होने वाला नहीं है। इस तरह से हमने ये 3 दोष देखे हैं, शब्द दोष, वाक्य दोष और अर्थ दोष। कुछ लोग 2 प्रकार के दोष और मानते हैं, रस दोष और अलंकार दोष, परंतु अर्थ दोष के अंतर्गत ही इनकी समाहिति मान ली गई है। अब बात आती है एक अन्य बिंदु की, क्या कुछ स्थितियां काव्य के अंतर्गत ऐसी भी होती है जिसमें दोष का परिहार हो जाता है। तो ऐसी कुछ स्थितियां होती है जहां काव्य के अंतर्गत दोष नहीं होते, कभी वे निर्दोष भी हो जाते हैं और यहाँ तक कि कभी गुण भी बन जाते हैं। जैसे अनुकरण में सभी दोष निर्दोष होते हैं। जब अनुकरण किया जाए तो अनुकरण किया जा रहा है ये बताया जा रहा है, इसलिए उस समय पुनरुक्ति दोष वैसे होता है परंतु वह दोष वहाँ निर्दोष होगा। अनुकरण के अतिरिक्त कुछ विशेष स्थितियों में कई दोष निर्दोष हो जाते हैं और अन्य स्थितियों में गुण भी बन जाते हैं, परंतु कुछ दोष ऐसे भी हैं जो कभी निर्दोष नहीं होते। ऐसे दोषों को नित्य दोष कहते हैं, जैसे च्युत संस्कृति दोष, अक्रम दोष। हम दोषों के विषय में अन्य जानकारी जो दोष विशेष के संबंध में है उसे अगले वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक, सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।